जब भी किसी कंपनी का हम गठन करते हैं यानी कि जब फॉर्मेशन होता है कंपनी का तो उसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं यानी कि आवश्यक तत्व होते हैं। और साथ ही साथ कंपनी गठन के बाद उसके कुछ लाभ और हानि भी होते हैं यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कंपनी लॉ के यूनिट 1 का क्वेश्चन, कंपनी निगमन की विवेचना करो, इसके लाभ और हानि का कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अंडर कंपनीज। तो ये क्वेश्चन जो है ये कई बार सेमेस्टर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, जुडिशरी में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि 15 मिनट में मैं आपको फैक्ट, वाद, डेफिनेशंस और साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करूं अपनी लैंग्वेज में। तो उसके बाद आप एक आंसर को फॉर्मेट कर सकिए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से इस ऑडियो क्लास को सुनिएगा और पूरा सुनने के बाद आप खुद से एक आंसर फॉर्मेट कर लीजिएगा कीवर्ड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है। तो कंपनी बेसिकली एक शरीर की तरह आप लीजिए, कंपनी को समझ लीजिए कि वो एक शरीर है, क्योंकि इंग्लिश शब्द जो इनकॉर्पोरेशन है ना, इसका मतलब ही होता है कि शरीर को धारण करना। कॉर्प, CORP, कॉर्प शब्द जो है उसका अर्थ होता है शरीर। और जब कंपनी शरीर धारण करती है, शरीर का रूप लेती है, तो कानूनी रूप से लेती है। कानूनी पूरा प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है जो कि लास्ट स्टेप होता है। सारी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, तब जाकर के कंपनी एक व्यक्ति के रूप में, एक लीगल पर्सन के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। मतलब कोई एक कंपनी बन गई, जैसे यूट्यूब एक कंपनी है, गूगल एक कंपनी है, ऐसे ढेरों कंपनी आपको ज़रूर नाम पता होंगे। तो आपको कंपनी का डेफिनेशन भी लिखना होगा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी क्या है। तो इसमें न्यायाधीश जेम्स ने एक डेफिनेशन दी है कि कंपनी का मतलब होता है ऐसा संघ लगा होता है जिसका उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए लोग एकत्रित होते हैं, जहाँ पे 7-8 लोग एक साथ एक कॉमन ऑब्जेक्ट, जैसे रतन टाटा की टाटा कंपनी है, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कंपनी बनाई। तो ये वो क्या क्या कहलाएगा, एक कंपनी कहलाएगा। बट उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो उसके नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ अलग होते हैं, अंशधारी अलग होते हैं, जो कंपनी बनाते हैं वो अलग होते हैं। उसी तरह से लॉर्ड लिंडले ने कहा कि कंपनी का मतलब होता है व्यक्तियों का एक संघ है। अब इस संघ की एक संयुक्त पूंजी यानी कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी होती है। कई सारे लोग पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी को खड़ा करते हैं, अपना अपना परसेंटेज लगाते हैं उसमें कंपनी में, और एक उद्देश्य होता है यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, और संयुक्त पूंजी होती है जिसमें कुछ पूंजी जो अंशधारी के रूप में होते हैं, मतलब कुछ शेयर के रूप में लोग देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एक कंपनी हो जाता है। तो इस तरह से कंपनी की परिभाषा जो है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में कहाँ पे परिभाषा दी गई है, कंपनी की धारा 220 में दी गई है कंपनी की परिभाषा, जिसमें कंपनी से मतलब है कि इस अधिनियम तथा पूर्ववर्ती किसी अन्य कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी से है। और 221 और 222 गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी और अंशों द्वारा लिमिटेड कंपनी की परिभाषा दी गई है। अब चलते हैं कि कंपनी लाभ और हानि आप तभी समझ पाइएगा जब कंपनी के प्रकार समझ पाइएगा, यानी कि वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनी क्या है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो सदस्य का जो दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके हिसाब से कंपनी का भाग, और दूसरा सदस्यों की संख्या के हिसाब से कंपनी का भाग। तो पहले सदस्यों के दायित्व के अनुसार कंपनी का भाग देख लेते हैं। तो दायित्व के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनियां 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है जिनके जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, यानी असीमित कंपनी होती है। दूसरी होती है अंश द्वारा सीमित कंपनी, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जब हम शेयर्स खरीदते हैं। और तीसरा होता है प्रतिभूति द्वारा सीमित कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो पहला है असीमित कंपनी। ये क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं रखा गया हो, असीमित कंपनी कहलाती है। मतलब जो उसके सदस्य हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लिमिटेड नहीं है। वर्तमान में प्रेजेंट सिचुएशन में असीमित कंपनियों की संख्या बहुत कम है। ऐसी कंपनियों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बहुत बड़ी साझेदारी फॉर्म करना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि उनके सदस्यों का दायित्व साझेदारी फॉर्म के साझेदारों के समान ही असीमित होता है। और इसमें सदस्यों की अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है कि जो उनको जितना दायित्व दिया गया उनको शेयर कैपिटल के हिसाब से ही दायित्व दिया जाए। अगर वो कंपनी के भागीदार हैं तो उनको दायित्व असीमित रूप से मिलता है, और ये रजिस्ट्रार ऑफिस में ये दायित्व के साथ सूचना पूरी भेजनी होती है। अब दूसरा है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अब ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के अनुपात में, जैसे किसी ने 20% पैसा लगाया कंपनी बनाने में, किसी ने 30%, किसी ने 40%। तो जिस हिसाब से उनका पैसा लगा होता है उसी हिसाब
हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने 5 दोस्तों ने मिलकर एक स्कूल खोला, किसी ने 50% पैसा लगाया, किसी ने 10%, किसी ने 20%। तो जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग उनको, उनके निवेश के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इसको बोलते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी। तीसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अब ऐसी कंपनी की विशेषता ये होती है कि उसके सदस्यों का दायित्व उसके सीमा नियम में निर्धारित उस राशि तक सीमित रहता है जितनी कि उन्होंने कंपनी का परिसमापन होने पर कंपनी को देना स्वीकार किया है। मतलब इस प्रकार की कंपनी जो है, सदस्यों का दायित्व कंपनी का परिसमापन होने पर उत्पन्न होता है, और वो भी जबकि परिसमापन उनकी सदस्यता की अवधि में या सदस्यता छोड़ने के समय से 1 वर्ष के भीतर हुआ हो। इसके बाद आता है सदस्यों की संख्या पर आधारित कंपनी का वर्गीकरण कैसे होता है। तो 2 होता है, एक तो एकल व्यक्ति कंपनी होती है, सिंगल पर्सन, और दूसरा प्राइवेट कंपनी होती है, और तीसरी होती है पब्लिक कंपनी। एकल व्यक्ति क्या है, धारा 262 में दिया हुआ है कंपनी अधिनियम के। इसमें क्या है कि 262 में दिया गया कि 1 पर्सन कंपनी, संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है, केवल एकमात्र सदस्य होगा। दूसरा है प्राइवेट कंपनी, जो कि धारा 268 में दी गई है। उसमें प्राइवेट कंपनी जिसमें अपने अंश के अंतरण पर प्रतिबंध रखती है और अपने सदस्य कर्मचारियों को 200 तक सीमित रखती है, वो क्या हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई। और पब्लिक कंपनी क्या है, 2013 के धारा 271 में दिया गया पब्लिक कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है, जिसकी कुल न्यूनतम अंश पूंजी 5 लाख रुपए तक या इससे अधिक हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। अब जब हम कंपनी के प्रकार को समझ गए हैं, तो अब हम इसके लाभ और हानि को समझ पाएंगे कि इसके लाभ और हानि क्या है। तो चलिए उसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो क्वेश्चन है एडवांटेज है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी। तो निगमित कंपनी के लाभ और विशेषता क्या है। पहला तो पृथक निगमित अस्तित्व होता है, डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेशन एक्सटेंड, धारा 9 में दिया गया है। इसमें विशेषता है कि उसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक या निगमित अस्तित्व है। पृथक वैधानिक अस्तित्व से मतलब है कि कंपनी अपने स्वयं के नाम से किसी के विरुद्ध वाद दायर कर सकती है, किसी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है या संविदा कर सकती है। प्रोफेसर ग्रोवर ने अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंपनी लॉ में निगमित व्यक्ति का मुख्य लक्षण बताया, और कि कंपनी का विधिक अस्तित्व और उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है। यहाँ पे एक केस लिख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सचिव राजस्व विभाग आंध्र प्रदेश के बाद में सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड के बाद में इसको पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। दूसरा है कंपनी की राष्ट्रीयता, अधिवास और निवास के आधार पर उसका लाभ। नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी, एक प्राकृतिक व्यक्ति की भांति तो नहीं, लेकिन उसी के तरह कंपनी को भी एक राष्ट्रीयता मिलती है, एक निवास स्थान, जहाँ पे कंपनी स्थापित है वो निवास स्थान, वो कंपनी का स्थान माना जाता है, और बाकी उसके सब ब्रांचेज होते हैं। इसमें केस है जेनसन बनाम ड्राई फाउंटेन कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड। इसमें कहा गया कि भारत में रजिस्टर्ड कंपनी का भारत में अधिवास होगा और इसकी राष्ट्रीयता भी भारत में ही प्राप्त होगी, और भारत के बाहर जो कंपनी होगी वो भारत के बाहर की होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपनी की राष्ट्रीयता, अधिवास और निवास। तीसरा है शाश्वत उत्तराधिकार। ये शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब होता है कि कंपनी के सभी अंशधारी बदल जाएंगे पर कंपनी का अस्तित्व तो अपने ही रूप में बना रहेगा। भले जो उसमें पार्टनर्स है ना, उनका रूप बदल जाए, उनका अंश बदल जाए, पार्टनरशिप का परसेंटेज बदल जाए जो कंपनी का, लेकिन मेन अस्तित्व वैसे ही रहेगा। चाहे सदस्य किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाए, चाहे कोई एक सदस्य दिवालिया हो जाए, इससे कंपनी का जो अस्तित्व है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को मान लीजिए, अध्यापक हैं, छात्र हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का अस्तित्व वो नहीं बदल सकता है। चौथा है सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब यह है कि कोई कंपनी किसी प्रकार की हानि होती है तो हानि की दशा में जो अंशधारी है उसको उसी राशि के हिसाब से उसको हानि मिलेगी। और इसमें पांचवा आता है अंशों की अंतर्नियता। इसमें विशेषता ये होती है कि कोई अंशधारी कंपनी की सदस्यता से फ्री होना चाहता है तो अपने अंश को बेच देता है, अपना शेयर बेच देता है और सदस्यता से मुक्त हो जाता है। इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छठा है निगमित अर्थव्यवस्था यानी कॉर्पोरेट इकोनॉमी। निगमित कंपनी को एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि व्यापारिक क्षेत्रों के अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक सुगमता से पूंजी प्राप्त कर सकता है। कंपनी अंश अंतरण के जरिए, ऋण पत्रों के निर्गमन के जरिए अधिक से अधिक पूंजी को कम समय में एकत्र कर सकती है। सातवां है केंद्रीकृत प्रबंधन यानी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। जब भी कोई कंपनी स्थापित होती है तो किसी एक निदेशक के हाथ में, जैसे रतन टाटा की कंपनी थी, उनके मेन निदेशक कौन थे, खुद रतन टाटा थे, उनके हाथ में सारा दायित्व और नियंत्रण होता है। बाकी जो वो नीतियाँ बनाते हैं वो बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं केंद्रीकृत प्रबंधन। जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसी तरह कंपनी का भी एक CEO होता है। आठवां है पूंजी का स्थायित्व तथा कंपनी की स्थिरता। तो कंपनी की निगमित व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जो ऋण पत्र होते हैं कम मूल्य के होते हैं और कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको खरीद सकता है। जैसे कि
हम लोग शेयर मार्केट में टाटा कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, सेम उसी तरह से। अब चलते हैं निगमित कंपनी के दोष क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले आता है कि निगमित कंपनी को पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त जरूर है, पर ये कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन का कारोबार किसी सजीव व्यक्ति यानी कि लिविंग पर्सन द्वारा कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है। मतलब कंपनी का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो लाभ कमाती है, उसमें लाभ जो है ना वो बंटता है, ऐसा नहीं है कि सबको इक्वली बंट जाता है, उसके काम के हिसाब से बंटता है। तो जितना लाभ दिखता है, जैसे रिलायंस कंपनी में आप लोग लगता होगा अरबों का लाभ है, लेकिन थोड़ी ना, उनके हर एम्प्लॉयज़ अरबपति हैं। तो बेसिकली एक वैधानिक अस्तित्व है, लेकिन इसमें लिविंग पर्सन में लाभ जो है वो बटा होता है। दूसरा, निगमित कंपनी का एक अन्य दोष है कि इसके निर्माण के लिए अनेक औपचारिकता, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा लंबा समय लगता है, बहुत सारी सीमाएँ होती हैं, और कई बार उसको वो सारी पूरी करते हुए, औपचारिकता पूरी करते करते बहुत सारा समय भी लग जाता है। ठीक है। तीसरा है निगमित कंपनी की दशा, यानी अंशधारी जो होते हैं उनको भी कई बार हानिकारक परिणाम जो है, जैसे कि सहारा कंपनी है। सहारा कंपनी जब डूबी तो जो भी उसके अंशधारी थे, जो भी उसके एम्प्लॉय थे, सबको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो ये इसका नुकसान हो जाता है। चौथा, निगमित कंपनी के निर्माण करने में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानिक अपेक्षाओं को पूरा करना वैधानिक अनिवार्यता है, और इसे पूरा करने में अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, जैसे कंपनी को खर्च करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन शुल्क जब, और उस समय कंपनी उस समय कमाई तो इतनी होती नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता रहता है। पांचवा, निगमन का एक दोष होता है कि इसके अंतर्गत पूंजी का आहरण सरलता से नहीं हो सकता है। कोई भी लोग कंपनी अपनी अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल को कम नहीं कर सकती। इस प्रकार वह प्रिफरेंस शेयर का मतलब जिसको ज़्यादा अपेक्षा है, जिससे उसी हिसाब से बांटा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपनी जो है कैसे स्थापित होती है, कंपनी की क्या डेफिनेशन है, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, कंपनी का निगमन कैसे होता है, मतलब बनाया कैसे जाता है, फिर निगमित कंपनी के क्या क्या लाभ या विशेषता होती है, और निगमित कंपनी के क्या क्या नुकसान होते हैं। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। अब आपको इसमें कीवर्ड्स क्या क्या पता चला है वो आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा क्लास को फिर से सुन करके, कि मैंने आपको कीवर्ड्स क्या क्या बताए हैं, केसेस कौन कौन से बताए हैं, धाराएं कौन सी बताई हैं, और किस अधिनियम के थ्रू आपको सारा आंसर लिखवाया में पूछ लीजिएगा। और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस के अपडेट